सो वेलकम बैक स्टूडेंट, माय नेम इज विजय और आप सभी लोगों का ई पाठशाला के इस लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर का नाम देख सकते हो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज 5 चैप्टर तक देख लिए, इसका मतलब यह है कि आपने काफी कुछ ज्योग्राफी के बारे में समझने की कोशिश करी है। और मुझे पता है कि 11th क्लास की ज्योग्राफी बड़ी ही सरदर्द है, लेकिन कोशिश हम करते हैं पाठशाला के चैनल पे कि आपको बहुत बारीकी से और बहुत आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करें। वीडियो लेक्चर सीरीज पहला है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला लेक्चर सीरीज में। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको ईपी फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाती है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ेगा ईपी फैमिली पे। और अगर आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे साथ लाइव अपडेट के लिए जरूर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, व्हाट डू वी लर्न इन दिस चैप्टर। तो दोस्तों, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वैसे तो आप सभी लोगों ने यूनिट 3 के अंदर जो लैंडफॉर्म्स पढ़ा होगा, वो 5th चैप्टर में आपने रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में समझा होगा, लैंडफॉर्म्स और देयर इवैल्यूएशन के बारे में समझा होगा, कैसे इवॉल्व हुआ। लेकिन अब क्लास 11th के 6th चैप्टर में आप जियोमॉर्फिक प्रोसेस समझेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में वेदरिंग क्या होता है, मास वास्टिंग होता क्या है, इरोजन क्या होता है, डिपोजन क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। और मैं आपको बता दूं कि पूरे चैप्टर का जो लेक्चर सीरीज रहेगा वो क्या रहेगा कि कैसे पृथ्वी की परत या अन्य परतों का विकास हुआ, यानी कि कैसे क्रस्ट और इनर लेयर बननी चालू हुई। ये हमने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे। अपक्षय जिसे वेदरिंग कहते हैं, अब उसका मैकेनिज्म कैसा है, उसकी यांत्रिक प्रक्रिया कैसी है। अपक्षय सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, अपक्षय का मतलब होता है किसी चीज का टूटना और टूटने के बाद दोबारा से बन जाना, वही एक अपक्षय क्रिया है, जैसे वेदरिंग बोलते हैं ये लोग। और उसके बाद किस तरीके से मिट्टी बनती है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि जैविक गतिविधियां, वो किस तरीके से वेदरिंग के अंदर, वेदरिंग प्रोसेस के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाती है, वो समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिज्म एंड अबाउट द रॉक एंड द मिनरल्स, यानी कि ज्वालामुखी के रूपों का और चट्टानों का बनना क्या होता है। मतलब देख रहे हो कि क्या क्या पढ़ा जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो आपकी एनसीईआरटी कहां से शुरू होती है? एनसीईआरटी का पहला पेज ही आपको बताता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परपटी और अन्य आंतरिक संसरणों को क्रम विकास कैसे हुआ, भूपर्पटी प्लेटों का संचालन किस प्रकार हुआ और कैसे हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार, भूपर्पटी को निर्मित करने वाली शैलें और खनिज के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इन प्रश्नों के साथ प्रारंभ करते हैं। मतलब कि आप लोगों ने सिंपल शब्दों में पहली पढ़ लिया पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पहली पढ़ लिया कि क्रस्ट, उसके बाद मेंटल एंड कोर, वो लेयर क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है। आपने ये भी देख लिया कि जो भूकंप होता है उसके क्या कारण होते हैं, ज्वालामुखी क्यों पड़ता है, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो किस तरीके से अलग अलग लेयर्स में बटी हुई है, प्लेटों में बटी हुई है, अलग अलग हो रही है, उसके नीचे क्या है, खनिज शैलें कहाँ कहाँ है, चैप्टर 5 में पढ़ लिया था। अब हम जिस धरातल पे रह रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि असल में जिस धरातल पे हम रह रहे हैं, जिस क्रस्ट पे हम रह रहे हैं, वो उसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास हम लोग कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पीकेजी जो दूसरे गोला से हैं वो इस धरती पे आते हैं और वो कहते हैं कि यार ये गोला जो है, ये गोला तो बड़ा यूनिक है। बहुत टाइम पीरियड से लोगों को लगता था कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा धरती है, वो बिल्कुल गोल है। बट पीके को भी यही लगता था जो हमारी धरती है बिल्कुल गोल है। बट असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हमारी धरती गोल नहीं है। हमारी धरती जो है पीके के हिसाब से अनइवन है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसका क्रस्ट देखो ना, वो डायनेमिक है, गतिशील है। क्रस्ट समझते हैं, मैंने बताया ना 3 लेयर होती है। जिस लेयर पे हम लोग रह रहे हैं वो लेयर क्रस्ट कहलाती है। सबसे पृथ्वी का सबसे ऊपरी भूप्रवृत्ति को हम क्रस्ट कहते हैं। अब पीके को लगा कि शायद से ये धरती पूरी की पूरी गोल है, तो अगर दूसरे छोर पे जाएंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है ना, उसका जो क्रस्ट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक बोले तो हमेशा बदलता रहता है। बदलने का मतलब आपको सिंपल शब्दों में समझ में आना चाहिए कि बदलना एक प्रक्रिया है जो ऑफ कोर्स होती ही होती है। और अगर आप देखो डायनेमिक है तो कहीं पहाड़ है,
कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे दर्रे हैं, कहीं पे हाई हील्स है, कहीं पे ग्लेशियर है, और ये चीज कंटिन्यू नहीं रहती, बदलती रहती है। आज कोई कहीं है तो कई हजारों साल बाद क्रस्ट का दूसरा हिस्सा कहीं और होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंड दिस इज आई एम गोना टीच यू इन दिस चैप्टर। वही चीज आपने पढ़ना है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। भू आकृतिक विज्ञान, जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और मतलब जियोमॉर्फिक प्रक्रिया को जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, और भू आकृतिक विज्ञान यानी कि क्रस्ट पे अलग अलग लेयर्स का, अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से बनना, ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, चाहे वो रासायनिक कारण हो, मैकेनिकल हो, या दूसरे और कोई फैक्टर हो, उससे हमें पता चलता है भू आकृतिक विज्ञान के बारे में। जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द ओरिजिन ऑफ लैंड फॉर्म, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान भू आकृति की प्रकृति और उनका अध्ययन है। मतलब आपने देखा होगा, आप नॉर्मल पार्क में चले जाइए, पार्क में कोई हिस्सा ऊपर उठ रहा होगा, कोई हिस्सा नीचे जा रहा होगा, तो आप क्या कहते हो, क्या ये एकदम से एक दिन में बन गया? नहीं, इसमें समय लगा, और उस प्रक्रिया को ही हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इस लैंड फॉर्म में वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, यानी कि अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, और ये दोनों जगह हो रहा है, जमीन के अंदर भी हो रहा है यानी कि जल में भी हो रहा है, और वायुमंडल में भी हो रहा है। बदलाव हो रहे हैं, सब जगह बदलाव हो रहे हैं। गौतम बुद्ध का कहना है कि हर चीज बदल रही है, निरंतर हर चीज बदल रही है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी जो है उसका एक पार्ट है, और इसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं ना, जियोमॉर्फोलॉजी उसका अध्ययन है। इतना सा समझे आप, अगर आप इतना समझे तो इसका मतलब अपने लिए क्लैपिंग बजा लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर को समझ में पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पूरा का पूरा वाटरफॉल, ट्रिब्यूटरी, ऑक्सबो लेक, मेंडोर, फ्लड प्लेन, आप देखो सब कुछ अलग अलग है, सब बिल्कुल अलग अलग है, और उसके लिए ग्रेडियंट प्रोसेस जो है इसको तल संतुलन प्रक्रिया कहते हैं। मतलब कि याद रखना, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हर किसी का अपना काम है। इसे नेचर एजेंट का नाम दिया गया है, प्राकृतिक एजेंट, जैसे कि रिवर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, बहुत सारी चीजें होती है, इसमें कम दे रखी है। ये सारे के सारे प्रोसेस को हम ग्रेडियंट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब तल संतुलन, मतलब कि ये सारे के सारे लोग आपस में मिलके सतह को प्लेन बनाने में लगे पड़े हैं, सतह को प्लेन बनाने में लगे पड़े हैं, और दूसरे एजेंट जो होते हैं कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। एजेंट का मतलब यहाँ पे एजेंट विनोद की बात नहीं हो रही है, या जेम्स बॉन्ड की बात नहीं हो रही है। एक ऐसे सीक्रेट एजेंट है जो 24 घंटे काम कर रहे हैं नेचर के अंदर, और हमें पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब अगर आपकी एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी कितनी गंदी लैंग्वेज में आपको जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस को बताने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे, धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। बिल्कुल ही घटिया लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही इंग्लिश वाले भी समझ नहीं पाएंगे और हिंदी वाले भी समझ नहीं पाएंगे। आप सिंपल शब्दों में जो मैं कह रहा हूँ वो सुनने की कोशिश करिएगा। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो धरती को बाहर से और अंदर से लगातार बदल रहा है, उसमें उसके अलग अलग एजेंट्स काम कर रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। सिंपल सा अपनी लैंग्वेज में बनाइए, इतना डीपली जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज वेरियस लैंडफॉर्म क्यों हुए, जैसे मैंने बताया कि ये जियोमॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है और इसीलिए वेरियस लैंडफॉर्म बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहाड़ को खींचकर बड़ा कर दिया है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि पहाड़ खींच के बड़े हो जाए। हम बस ये चाह रहे हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के पीछे जो प्रोसेस है ना उसको समझना चाह रहे हैं। इस पूरे चैप्टर का मेन निचोड़ यही है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। पूरा चैप्टर आपका एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के ऊपर ही डिपेंड है। पूरे का पूरा चैप्टर। एंडोजेनिक धरती के अंदर से फोर्स लग रही है, एक्सोजेनिक धरती के बाहर से जो फोर्स लग रही है, और वही फोर्स पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी को इफेक्ट कर रही है। सो आई थिंक दैट आपको समझ में आ रहा होगा। बहिर्जनिक यानी कि पूरी तरीके से बहिर्जनिक होती है एक्सोजेनिक फोर्स, और
अंतर्जनिक बल यानी कि धरती के अंदर से जो बल लगता है वो है एंडोजेनिक। अब एंडोजेनिक को भी डायोमॉर्फिज्म और सडन चेंज में बांटा गया है, वो हम डीपली आगे समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा हम ऐसे भागना नहीं है, समझना है बेसिक ज्योग्राफी को। एक बारी में वीडियो को देख के समझ में आ जाए तो क्या बात है, ज्योग्राफी तो अपने आप में ही, लेकिन कोशिश करेंगे कि उतना हम समझे कि माइंड में घुस सके बस, है ना। तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो चीजों पे बेस्ड है। जैसा मैंने कहा, धरती को कोई भी इंसान खुद से नहीं बदल सकता, उसमें एजेंट्स लगते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स लगते हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं और धरती के अंदर काम कर रहे हैं तो वो एक्सोजेनिक फोर्स है। और एक्सोजेनिक फोर्स ये परिभाषा है, आप पढ़ सकते हैं, इंटरनल फोर्स लगे बस, अब वो कुछ भी हो सकती है। दूसरा एंडोजेनिक, जो बाहर से फोर्स लगे। अब बाहर से बहुत सारी फोर्स हो सकती है, बारिश कंटिन्यू होना वो भी एक फोर्स है, हवा का चलना बाहर से वो भी एक फोर्स है। लेकिन वो क्या काम कर रही है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है ना कि मजे लेके पढ़िएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एंडोजेनिक फोर्स के बारे में। देखो, धरती के अंदर ना बदलाव होते हैं, धरती के अंदर बदलाव होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव धरती के अंदर बहुत धीरे धीरे होते हैं और कुछ बदलाव धरती के अंदर एकदम से हो जाते हैं। तो जो बदलाव जल्दी होते हैं उन्हें हम कहते हैं सडन चेंज। ओके, सडन चेंज मैंने यहां लिख दिया है। जल्दी बदलाव जो होते हैं इवन धरती के अंदर ही होते हैं, उसे हम नहीं कर सकते। और एक बदलाव होते हैं धरती में अंदर हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, धरती के अंदर चेंज हो रहा है किसी कोस्टल लाइन का कम होना। क्या वो एकदम से कम हो जाता है? नहीं, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस लेता है। और एकदम से होता है किसी धरती के अंदर से कोई बदलाव हो जाए, एकदम से भूकंप आ जाए, भूकंप आएगी, धरती पूरी फट जाएगी ना, पूरी की पूरी निस्तो नाबूद हो जाएगी। एक वहां चला गया, एक वहां चला गया, है ना। तो कितना दूर दूर हो गया, इससे कोई क्या मशीन कर सकती है? इसे प्रकृति ही करेगी। वॉल्केनो इरप्शन, वॉल्केनो जब फटता है, ज्वालामुखी जब फटता है तो धरती के अंदर से जो लावा निकलता है धरती के ऊपर, तो धरती पे एक नई लेयर चढ़ा देता है ना। वो नई लेयर के आप बना पाओगे, लेकिन वो एक दिन में नहीं बनती है, सडन चेंज होगा एकदम से। लेकिन जो समय ले उसको हम डायोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि एंडोजेनिक फोर्स दो तरीके के होते हैं, स्लो प्रोसेस और सडन प्रोसेस। लेकिन जो स्लो प्रोसेस लेता है वो डायोमॉर्फिज्म होगा। और डायोमॉर्फिज्म के अंदर अगर आप देखो तो टेक्टोनिज्म उसका एक पार्ट है। जैसे कि इसे पटल विरूपण कहते हैं, ठीक है। पटल विरूपण को टेक्टोनिज्म भी कहा जाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पैदा करने वाली ताकतों की कार्यवाही, विकृत होना, महाद्वीप, पहाड़ों, स्तर के परिवर्तन आदि का कारण बनती है। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, डायोमॉर्फिज्म एक प्रोसेस है जो बहुत स्लो समय लेता है। जैसे कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ आज से 2000 साल पहले कुछ 800 मीटर का था, 2000 साल बाद वो 815 मीटर का हो गया। तो क्या वो इतने एकदम से चेंज हुआ? नहीं ना, उसमें समय लगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम डायोमॉर्फिज्म कहेंगे जो समय लेता है। यानी कि महाद्वीपों का बनना, पहाड़ों का बनना, या मैं कह सकता हूँ नदियों का फैलना, उसका आकार बदल जाना, वो एक दिन में नहीं होगा, समय लेगा। तो उसे डायोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो डायोमॉर्फिज्म के अंदर वॉल्केनिज्म, मतलब डायोमॉर्फिज्म और वॉल्केनिज्म दोनों एंडोजेनिक फोर्स के एक प्रोसेस है। और दोस्तों, इसमें अंतर्जनिक बल बहुत तरीके से होते हैं। अपक्षय, वृत्त, शरण, अब ये डीपली हिंदी है, मास वेस्टिंग कहते हैं। अपर्दन जिसे इरोजन कहते हैं, निष्पेषण जिसे डिपोजन कहते हैं। ये सारे के सारे जो कारक है ये बहिर्जनिक यानी कि बाहर के कारक है, लेकिन जो अंदर के कारक होते हैं जो ऑफकोर्स बदलते रहते हैं उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ भी मटेरियल जो है, मतलब एंडोजेनिक फोर्स यहाँ पे डाल दिया मैंने, मुझे एक्सोजेनिक फोर्स यहाँ पे डालना चाहिए था। एंडोजेनिक फोर्स को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहां रहने दीजिए आप। अब यहां से आप समझ लीजिए कि ये क्या है। डू यू थिंक इट इज इनिशियल टू डिस्गाइज जियोमॉर्फिक एजेंट एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस? क्या आपको ऐसा लगता है कि जियोमॉर्फिक एजेंट और जियोमॉर्फिक प्रोसेस में कुछ अंतर है? थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो धरती को अंदर से और बाहर से बदल रही है, और उसके बाद जो एजेंट है वो काम कर रहे हैं उसके लिए, तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है, मैं कह सकता हूं। अब कुछ भी चीज बदल रहा है तो उसमें ग्रेविटी मैटर करती है, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है ना, अगर आप नोटिस करें, ऐसे मान लीजिए कि कहीं पे आप हाई स्लोप पे कुछ इरोजन हो रहा है, कोई पत्थर टूट रहा है, तो पत्थर टूट के डायरेक्टली नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जो है ऑफकोर्स ऊपर से नीचे ही लेके आती है ना। तो इसीलिए उसमें ग्रेविटी फोर्स बहुत मैटर करता है। तो इसे हम ग्रेडिएंट बोलते हैं। अब ग्रेडिएंट क्या है वो वीडियो के अगले पार्ट में आपको डीपली समझ में आएगा, क्योंकि
सारा कुछ एक ही बारी में समझोगे तो दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइयर से लोअर जाना ग्रेडिएंट का कारण होता है, क्योंकि ग्रेडिएंट जो होता है वो स्लोप पे ही काम करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर का किसी एरिया के अंदर जाना, तो उसमें भी ग्रेविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस है क्या। आई होप दैट वीडियो का लेक्चर सीरीज पहला आपको पसंद आया होगा। एपी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ेगा। वीडियो के लेक्चर सीरीज में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी वीडियो लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट। तो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो सीरीज। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।